Hello friends, how are you? I hope all of you are doing well. Myself Surbi, welcome back to my channel. So our today's topic is the continuation of previous class. हम अगर आपको previous class देखनी है then please click the bell icon. Now the next definition is हमने previous class में 3 important definition करी थी. Very first is what do you mean by business transaction? Next one is account and the third one is capital. Now the next definition that is liabilities. Now what do you understand by term liability? अगर हम layman term में liability word का meaning understand करें तो it just means amount to be payable. ठीक है, the amount which has to be payable, जो एक ऐसा sum amount जो आपको किसी को पे करना है due to any reason. It could be any reason, क्योंकि आपने उससे परचेज किया है या फिर आपने उससे कोई लोन अमाउंट ली है या फिर आपने उससे क्रेडिट पीरियड के लिए कोई सम अमाउंट ली थी. ठीक है, तो वैसे ही लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट. अगर हम बिजनेस एंटिटी के टर्म्स में लायबिलिटी वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे तो लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेबल और ओन बाय अ कंपनी. वो सम अमाउंट जो क्या है बेटा, ओन है या फिर पेबल है बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को अमाउंट पे करनी है. ठीक है बेटा जी. अब देखो लायबिलिटीज कैन बी टू, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी. लायबिलिटीज दो हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपने घर में मम्मा को बोला कि ना मम्मा, आपकी मम्मा ने आपको पॉकेट मनी दी एंड यू नीड टू बाय समथिंग मोर, आपको कुछ और बाय करना है. तो आपने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आप ऐसे करो कि इस बार ना मुझे ना नेक्स्ट मंथ की भी पॉकेट मनी आप इसी मंथ दे दो, क्योंकि आई नीड टू बाय अ ड्रेस फॉर मी. ठीक है, मुझे अपने लिए एक ड्रेस बाय करनी है. ठीक है, तो हमने क्या करा, तो इट इज द इंटरनल लायबिलिटी. तो आपने क्या करा, आपने बोला कि मम्मा आप इस मंथ नेक्स्ट मंथ की पॉकेट मनी आप मुझे इसी मंथ दे दो. ठीक है, तो मम्मा ने आपको एडवांस में ही पैसे दे दिए. ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या बोला कि जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, या तो इंटरनल लायबिलिटी हो सकती है या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी हो सकती है. इंटरनल लायबिलिटी मींस विद इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो आपको बिजनेस एंटरप्राइज में ही पे करनी है. हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 पर्सन्स. In case of proprietorship firm, the proprietor is the sole owner of the company. In case of partnership firm, there were partners, and in case of company, there were shareholders, because there were so many contributors towards share capital, so they are to be termed as shareholder. तो हमने बोला अगर वो सम अमाउंट हमें प्रोप्राइटर को पे करना है, ठीक है, या फिर हमें पार्टनर को पे करना है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल कि अभी कंपनी के पास अभी रेडी कैश अवेलेबल नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है हैंड्स में. ठीक है, और कंपनी ने कुछ परचेजेस करी. ठीक है, तो परचेजेस करी तो अभी लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है और बैंक से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे ड्यू टू बैंक हॉलीडे और ड्यू टू एनी अदर रीजन. तो क्या करा, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट रिलीज कर दी. अब द कंपनी नीड टू पे टू द प्रोप्राइटर. अब कंपनी को तो उस प्रोप्राइटर को वो पे करना है सम अमाउंट. ठीक है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी इज अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है, बिजनेस एंटिटी एक अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक इंडिविजुअल, एक इट इज अ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर. ठीक है, अपने ओनर से वो एक सेपरेट एंटिटी है. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो लायबल है वो सम अमाउंट पे करने के लिए प्रोप्राइटर को या फिर पार्टनर को. ठीक है, और या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई. ठीक है, जो सम अमाउंट हमें किसी थर्ड पर्सन को पे करना है, आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी पे करना है. लेट्स गिव अ थॉरो रीड. लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओन्ड और पेबल बाय द बिजनेस. वो सम अमाउंट जो ओन्ड है दैट इज पेबल है बाय द बिजनेस, जो बिजनेस को पे करना है. ठीक है, liability towards owner, that is proprietor or partner of the business, is to be termed as internal liability. जो liability हमें proprietor को दे दी है, जो सम अमाउंट हमें proprietor को देना है या फिर partner को देना है, उसको हम internal liability बोल सकते हैं. ठीक है, on the other hand, liability towards outsider is to be termed as external liability. और जो हमें outsider को देना है उसको हम क्या बोलेंगे, external liability. ठीक है, यही हमने अंडरस्टैंड करा था, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. फिर देखो बेटा जी, एक्सटर्नल अगर हम देखें कि इंटरनल लायबिलिटी का तो हमने एग्जांपल पढ़ लिया था कि ना बिजनेस ने परचेज करा एंड ड्यू टू एनी रीजन
जो बिजनेस के बैंक अकाउंट से या फिर बिजनेस के पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं पे कर पाए, तो प्रोप्राइटर और पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस एंटिटी पेमेंट रिलीज कर दी। ठीक है, नाउ द बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे द सम अमाउंट टू प्रोप्राइटर और पार्टनर। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्यों अराइज होती है? देखो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसके लिए बिजनेस एंटिटी ने लोन लिया है, ठीक है, कुछ बोरोइंग्स करी है, तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने रॉ मटेरियल परचेज करे सप्लायर से इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, या फिर मान लो अगर एक और हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस एंटिटी को तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, लेट्स गिव अ रीड। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज ही क्यों होती है? बिकॉज हमने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, और लोन टेकन, या फिर आपने लोन लिया है, ठीक है, या तो आपने लोन लिया है या फिर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपने अंडरटेक करी है। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी आर क्रेडिटर्स, जिसका हमने एग्जांपल बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, तो क्रेडिट वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी या फिर कुछ अदर बोरिंग्स करी, ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो अभी हमने दो डेफिनेशन को दो पॉइंट्स में कवर अप करा। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने बोला लायबिलिटी इज द सम अमाउंट दैट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी। वो सम अमाउंट है जो पेबल है owned by the business entity and it has to be payable by business entity। ठीक है, it can be internal liability भी हो सकती है और external liability भी हो सकती है। internal liability जैसे कि हमें अपने पार्टनर्स को देना है या फिर प्रोप्राइटर को अमाउंट रीइंबर्स करनी है, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और लोन टेकन। फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट क्रेडिटर्स को रिलीज करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करने हैं, या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करी या कोई भी अदर बोरिंग्स करी। अब देखो बेटा जी, अब आपकी लाइबिलिटी तो अराइज हो गई, अब यू नीड टू पे दैट अमाउंट, ठीक है। अब ना जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है, कि कौन सी हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं और कौन सी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज का सेग्रीगेशन किस बेसिस पे होता है? ऑपरेटिंग साइकिल। हर बिजनेस की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल मींस उसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग क्या हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है? इट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है बेटा जी। तो हमने बोला कि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज है, इसकी सेग्रीगेशन आप करो on the basis of time period taken in order to release that payment, कि आप कितने टाइम पीरियड में उसकी पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ना वो करंट लाइबिलिटी होगी अगर आप पेबल कर रहे हो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड के विद इन 12 मंथ्स अगर आप वो अमाउंट सेटल कर रहे हो, वो अमाउंट क्लियर कर रहे हो, उसकी पेमेंट रिलीज कर रहे हो, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। और नॉन करंट लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड, जिसको आप पे कर रहे हो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। सो लाइबिलिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में हमने क्या बोला? पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिसको आप कितने टाइम स्पैन में पे कर रहे हो? 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो भी उसका अकाउंटिंग पीरियड है उसके 12 मंथ्स में आप पेमेंट रिलीज कर रहे हो, दैट इज टू बी टर्म्ड एज करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, या फिर आपने जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मींस पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। जो अमाउंट आप पेबल कर रहे हो एक ईयर के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, ठीक है, एक ईयर से ज्यादा, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, आई होप I have made this very much clear।
the difference between current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities वो liabilities हैं जो हमारी business entity pay कर रही है within a time span of 12 months from the end of the accounting period, और non-current liabilities वो liabilities हैं जो payable है after a period of more than a year from the end of the accounting period. For example, long-term loans or debentures etc. ठीक है. Now let's come to these examples. ठीक है, for better understanding. First, liabilities are typically classified as, these are MCQ. हम MCQ पढ़ते हैं for better understanding, ताकि हमें definition अच्छे से understand हो जाए. ठीक है, ओके, हमें कोई डाउट ना रहे इस टॉपिक पे. ठीक है. Now liabilities are typically classified as, first, money owned by a company, owned by the company to the supplier or creditors. वेरी ट्रू. ये क्या है, वो सम अमाउंट है, दैट इज अमाउंट ओन्ड और मनी ओन्ड बाय द कंपनी. किसको, सप्लायर को और क्रेडिटर्स को. वेरी ट्रू. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी. ये रिसोर्सेज तो नहीं है ओन्ड बाय अ कंपनी. नो. मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नो, मनी रिसीव तो नहीं होगा फ्रॉम द कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज टू बी टर्म्ड एज सेल्स. ये तो हमारी सेल्स का पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी इन अदर बिजनेस. वो भी हमारी लायबिलिटी नहीं होती है, वो हमारे एसेट होता है जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है अदर बिजनेस में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मनी ओन्ड बाय अ कंपनी टू द सप्लायर एंड क्रेडिटर्स. नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड. हमने पढ़ा था यहाँ पे कि करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो पेबल होती है विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, तो वो पूछ रहा है करंट लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 1 month. नो. विद इन 6 months. नो. विद इन 2 years. नो. विद इन 1 year. राइट. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. I hope we have thoroughly understand liabilities. Okay. Now, the next important definition is asset. अगर हम layman term में asset word का मतलब understand करें, that means belongings, something that is belongs to us. That means कोई भी ऐसी asset, कोई भी ऐसी asset जो आपसे बिलोंग करती है, जिसका ओनर और कंट्रोलर आप खुद हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसेट. अब इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल. वो टेंजिबल एसेट भी हो सकती है और इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है. टेंजिबल एसेट मीन्स which has a physical existence, which can be touch or seen, जिसकी एक physical existence होती है, जिसकी एक physical appearance होती है. And intangible means which do not have a physical existence or appearance. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे और फर्दर हम एसेट को अंडरस्टैंड करेंगे, तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव कर सकती है इन नियर फ्यूचर, आपके फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, कोई वैल्यू जनरेट कर सकती है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज एसेट. ठीक है, तो लेट्स गिव अ रीड. तो हमने एसेट के लिए क्या बोला कि एसेट आर द प्रॉपर्टीज. ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो बिलोंगिंग्स होती है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. मींस इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, ठीक है बेटा जी, और इंटेंजिबल भी हो सकता है. ऐसे हो सकता है किसी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो. विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन बिजनेस एंटरप्राइज. जिसको ओन्ड और कंट्रोल कौन कर रहा है? बिजनेस एंटरप्राइज कर रहे हैं. ठीक है बेटा जी, क्लियर. नेक्स्ट इज एनीथिंग which will enable the firm to get the economic benefits in the near future. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी थिंग जो अनेबल है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फर्म को, बिजनेस एंटरप्राइज को जनरेट कर सकती है इकोनॉमिक बेनिफिट इन नियर फ्यूचर. मींस वैल्यू ड्राइव कर सकती है इन नियर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल्स आर लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, स्टॉक हो गए, कंप्यूटर्स हो गए. देवर अनलिमिटेड एग्जाम्पल टू एसेट्स. बहुत सारी एग्जाम्पल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस एंड गुडविल एक्सेट्रा. ठीक है, आई होप वी हैव मेड दीज 3 पॉइंट्स वेरी मच क्लियर. तो हमने एसेट के लिए क्या बोला? हमने बोला एसेट आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर दोज बिलोंगिंग्स
जो either it can be tangible or it can be intangible which are controlled or owned by the business enterprises, जिसको own और control कौन कर रहा है, business enterprise कर रही है. Next हमने बोला उनमें इतनी capability होती है, they are being capable in order to generate economic benefits to the business enterprise. वो economic benefit, economic value generate कर सकती है near future में किसको, enterprise के लिए, ठीक है, जिसकी वो belonging है, जिसकी वो property है. फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गई, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखो बेटा जी, एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू. अब हमने एसेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि एसेट को हमने 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा है. नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक है बेटा जी, तो हम सबसे पहले करेंगे नॉन करंट एसेट्स. एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये नॉन करंट एसेट है. नॉन करंट एसेट मतलब वो एसेट बेटा जी जो आप रीसेल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रीसेल दोज एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट. आप उसको रीसेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट कर सकते. आपने वो बिजनेस में एसेट है ही जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर बिजनेस ऑपरेशंस को कैरिड अवे करने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या बोला, नॉन करंट एसेट. अगर हम लेमन टर्म में भी समझे तो इसका मतलब ये वो एसेट नहीं है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करके देगी. ये वो एसेट है जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करी है, या फिर इसलिए करी है ताकि आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली कैरिड अवे कर सको. ठीक है, लेट्स गिव अ रीड. Non-current assets are those assets which are held by an entity. Non-current assets वो asset होते हैं जो held कर रही है entity not with a purpose to resale. हमारा purpose, हमारी intention यहाँ resale की बिल्कुल भी नहीं है, but are held either as investment. but हम उसको held कर रहे हैं या तो investment purpose के लिए या फिर facilitate करने के लिए business operations को continue करने के लिए. ठीक है, either investment purpose या फिर business operations को continue करने के लिए. For example, fixed assets हो गए, non current investments हो गई, long term loans and advances हो गए. ठीक है बेटा जी, तो this part is clear. ठीक है, तो हमने बोला नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होती हैं जो बिजनेस अपने अंडर रखता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी अवे करने के लिए. अब नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स. अब हमने बोला फिक्स्ड एसेट भी बेटा वो एसेट नहीं होती है जो बिजनेस में आई है जस्ट टू रीसेल. फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट बिल्कुल नहीं होती है. यहाँ पे भी हमारी इंटेंशन रीसेल करके कुछ प्रॉफिट्स अर्न करना या कुछ इनकम जनरेट करना नहीं है. हम फिक्स्ड एसेट्स होल्ड कर रहे हैं ताकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके. ठीक है, ताकि बिजनेस अर्न कर सके. ठीक है, इट मे लीड्स टू इंक्रीजिंग इट्स अर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोस एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल. यहाँ पे भी हमारी इंटेंशन रीसेल की बिल्कुल भी नहीं है, बट विद अ पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी. हमारा पर्पस क्या है कि हम उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके. ठीक है बेटा जी, ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने बोला कि फिक्स्ड एसेट्स को फिर हमने फर्दर क्लासिफाइड करा है. टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स की हमने डेफिनेशन में भी बोला था कि जो एसेट्स होती है वो हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ईदर तो या तो टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है. सो टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है. दैट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस होती है. इट कैन बी सीन और टच्ड और ईदर इट कैन बी फेल्ट. तो हमने क्या बोला? These are those assets which have a physical existence. That is, it can be seen or touched. आप उसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गई, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. अब इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होंगी. यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, ठीक है, बट स्टिल वो हमारी एसेट होगी. फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गई. गुडविल मीन्स द रेपुटेशन जनरेटेड बाय अ कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो भी एक रेपुटेशन एक बिजनेस एंटरप्राइजेस ने बिल्ड करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपने कोई पेटेंट लिया है, या फिर आपने कोई कॉपीराइट जनरेट करा है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन टेंजिबल एसेट्स.
सो दीज आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, आप ना तो उसको देख सकते हो ना टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज टू आर क्लियर। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है। अब करंट एसेट्स, एज द नेम सजेस्ट से ही हमें समझ में आ रहा है, करंट एसेट ऐसी एसेट्स जिनको हम सेल करके बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू रीसेल इट एंड जनरेट इनकम, ठीक है। सो हमने क्या बोला, करंट एसेट में हम करंट एसेट की डेफिनेशन में हमने बोला कि ये वो एसेट होती है जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, सो द एंट्री वुड बी सेल्स डेटर्स टू सेल, ठीक है। एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब डेटर्स क्या हो गए बेटा जी, हमारे एसेट हो गए, ठीक है। अब जब डेटर्स अपनी पेमेंट रिलीज करेंगे, हमें पेमेंट देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमने मतलब हमें कैश में इधर रिसीव होगी या फिर बैंक में रिसीव होगी, तो ये क्या हुआ, ये ऐसी एसेट हुई जो इजीली कैश में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा जी। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट होता है कि कुछ होते हैं बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, मान लो आप एक रेंटेड प्रीमाइस में रह रहे हैं या फिर आप बिजनेस एक रेंटेड, आपका जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो एक रेंटेड प्रीमाइस है। तो आपने क्या करा बेटा जी, आपने ना 12 मंथ्स का या फिर एक पूरे ईयर का रेंट के चेक्स पहले ही दे दिए, ठीक है, कि भैया हमारे ये चेक्स हैं कंपनी के, ठीक है। तो हम जो ओनर होगा उसके लिए क्या होगी, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो उनके लिए तो ये रेंटल इनकम जनरेट होगी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है ताकि आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सके, ठीक है। तो ये रेंटल इनकम क्या हो गई, एक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है। बट बेटा जी हमने उसको भी करंट एसेट में क्लासिफाइड करा है, इवन दो आप उसको कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट आप उसका बेनिफिट ले सकते हो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के सारे चेक्स पहले ही दे दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो आपका जो उनका रेंटल इनकम होगा, ये जो आपके प्रीपेड एक्सपेंस होंगे, वो भी हम करंट एसेट में ही टर्म करेंगे। ये रेंटल इनकम तो आपके ओनर के लिए हो गई, आपके लिए एक्सपेंस हो गया, एक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव अकाउंटिंग ईयर में रिसीव होगा। लेट्स गिव अ रीड। तो हमने बोला करंट एसेट्स, those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash। हमारा पर्पस ही क्या है इसमें एसेट्स को होल्ड करने का, कि हम उसको कन्वर्ट करवा ले कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। टाइम स्पैन कितना है, शॉर्ट पीरियड का ही टाइम स्पैन है, दैट इज जनरली विद इन अ ईयर, ठीक है बेटा जी, दैट इज 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज्ड विद द पर्पस टू रीसेल, हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमें उन्हें सेल करना है, ठीक है, एंड टू अर्न प्रॉफिट्स, ताकि हम प्रॉफिट्स अर्न कर सके, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट इज डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट इनटू कैश, हम डेटर्स को भी कन्वर्ट करवा लेते हैं कैश में, दैट इज हमने अमाउंट उनसे रिसीव कर ली, ठीक है। हमने बोला था ना डेटर्स टू सेल, तो हमने डेटर्स से अमाउंट रिसीव कर ली, ठीक है। नोट, प्रीपेड एक्सपेंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस बियर करे, दैट इज जो हमने रेंटल एक्सपेंस बियर करा अपने एग्जाम्पल में, वो भी हम करंट एसेट ही बोलते हैं। ऑल्दो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, हम उसको कैश में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट दे आर क्लासिफाइड बिकॉज हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर because a part of benefit from such expense is available in next accounting year, क्योंकि उस एक्सपेंस का एक पार्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ईयर में हम उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। दैट इज वाई हमने प्रीपेड एक्सपेंस को भी करंट एसेट्स की ही क्लासिफिकेशन में पुट ऑन किया है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट। What do you understand by the term fictitious asset? तो हमने बोला fictitious asset बेटा जी वो एसेट होती है जो ना तो टेंजिबल होती है
और ना ही इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल का मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं इन द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, हमने बोला कि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट होती हैं जो ना तो टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है, और इन एसेट को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। अब ये राइट ऑफ भी उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं होती है जिस ईयर में वो इनकर्ड हुई है। इट गेट्स राइट ऑफ, हम उन्हें बुक्स में राइट ऑफ करते हैं इन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा में। ठीक है, तो वो होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमने क्या बोला, फिक्टिशियस एसेट्स ना तो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं ना ही टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ये वो एसेट होती हैं जो हमें बुक्स में राइट ऑफ करनी होती हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको रिटन ऑफ करना होता है इन फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन वन ईयर, एक ईयर से ज्यादा में। जिस ईयर में इनकट हुई है आप उस ईयर में सारा राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं बेटा जी। ठीक है, तो लेट्स रीड इट। fictitious assets are those assets, ये वो assets हैं which are neither tangible asset, ना तो वो tangible asset की कैटेगरी में आती हैं nor intangible asset की कैटेगरी में आती हैं। These are those losses, ये वो losses होते हैं not written off in the year, जिसको आप write off completely नहीं कर सकते in the year in which they are incurred, जिस year में incurred हुए हैं आप उन्हीं year में वो completely write off नहीं कर सकते, but in मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, बट अब आपको उसको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करना होता है। ठीक है बेटा जी, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करें तो एक इसका एग्जाम्पल होता है फैमिली प्लानिंग। जो बेटा जी बिग बिग कॉर्पोरेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर इनकर करती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा जी हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो नेचर का होता है। ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है, कुछ होता है रेवेन्यू नेचर का। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने फैमिली प्लानिंग पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कंपनी ने फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर करा है और वो एक्सपेंडिचर किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। किस नेचर का है बेटा जी, कैपिटल नेचर का है, तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हो ओवर अ, इट कैन बी राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट कैन बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी in 5 consecutive years। 5 consecutive year means जिस ईयर में आपने ये एक्सपेंडिचर इनकर करा है। ठीक है बेटा जी, आप उसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया ईयर 1 का कितना आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो, और जो बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट बच जाएगा आपको उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 4 इयर्स तक बुक्स में राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल होगा कि फैमिली प्लानिंग पे जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है वो एक्सपेंडिचर इनकट करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो नेचर का होता है, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है तब तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो जिस ईयर में वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उसको आप इंटू 1/5 कर दो, उस ईयर में आप इतना एक्सपेंडिचर राइट ऑफ कर लो, और बाकी का जो बैलेंसिंग अमाउंट बच जाता है, लेफ्ट ओवर होता है, वो आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 4 इयर्स तक कर लीजिए। ठीक है, तो लेट्स रीड इट इन केस ऑफ अ फर्म। फर्म के केस पे अब देखो बेटा जी, कोई मान लो कोई फर्म है, ठीक है, उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकट करा, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकट करा। तो हमने बोला वो भी हमारा एक एक्सपेंडिचर होगा जो हमें, अब जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा उसका बेनिफिट सिर्फ एक ईयर तक तो हमें नहीं मिलेगा, बहुत सारे ईयर तक वो कंटिन्यू होएगा। तो हमने उसको भी बोला कि वो भी क्या है, वो आपका एक फिक्टिशियस एसेट होगा, क्योंकि आप उसको राइट ऑफ करोगे
ओवर अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं वो बेटा जी डिबेंचर्स इशू करती हैं। ठीक है, अब डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो उस पे भी कभी कभी होता है कि हमने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू कर दिए, तो प्रीमियम तो हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, हमारा एक तरह का प्रॉफिट हो गया, एक कैपिटल का पार्ट हो गया, शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया। बट अगर हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करें, लॉस पे इशू करें, तो वो भी हम क्या करते हैं बेटा जी, जो डिबेंचर का टाइम स्पैन होता है, जो डिबेंचर का टाइम पीरियड होता है, हम उस टाइम पीरियड में जो लॉस ऑन डिबेंचर्स आया हुआ होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, सो लेट्स रीड इट। इन केस ऑफ अ फर्म एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सा हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होगा सिर्फ एक ईयर तक आपको नहीं मिलेगा, कॉन्सिक्यूट बहुत सारे ईयर्स तक मिलेगा, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे इन अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हमने बेटा जी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करा है तो वो तो हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया। बट अगर हमने लॉस पे या डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करा है तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल हो गया इन केस ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनीज ही डिबेंचर्स इशू करती हैं। तो जो भी लॉस इनकट हुआ है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम उसे राइट ऑफ करेंगे ओवर द टाइम पीरियड ऑफ डिबेंचर। जो भी डिबेंचर का टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो हमने बेटा जी हमने एसेट को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करा था, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। नॉन करंट एसेट में हमने बोला था कि वो ऐसे एसेट होते हैं जो एंटिटी हेल्ड कर रही है नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। कंपनी की इंटेंशन नहीं है रीसेल करने की। कंपनी की क्या इंटेंशन है कि बस वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो एसेट मेंटेन कर रही है और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथली कैरिड अवे कर सके, इसलिए वो एसेट को रिटेन कर रही है। नेक्स्ट हमने बोला था फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमने बोला था दीज आर दोज एसेट्स, इसमें भी हमारी इंटेंशन दूर दूर तक भी नहीं है कि हम उन एसेट को सेल करके इनकम जनरेट कर सके। हमारी सिर्फ इंटेंशन है कि हम जो कंपनी के बिजनेस है, जो हम कंपनी कैरिड अवे कर रही है बिजनेस, उसकी अर्निंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, फिर हमने इसमें 2 कैटेगरी करीब पढ़ी थी, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था करंट एसेट्स। एज द नेम सजेस्ट, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये बेनिफिट ड्राइव करे, इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोई वैल्यू जनरेट करके। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था कि हमने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट्स में हमने बोला ये वो एसेट्स होती हैं जो ना तो टेंजिबल की कैटेगरी में फॉल होती है ना इंटेंजिबल की कैटेगरी में फॉल होती है। ये वो लॉसेस होते हैं जो हमें इनकर्ट करने हो, जो हम इनकर्ट तो कर लेते हैं बट हम राइट ऑफ अपनी बुक्स में कब करते हैं, इन अ टाइम स्पेन ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया इन केस ऑफ फर्म। कंपनी के केस में हमने बोला अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और वो डिबेंचर्स हमने डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो जो भी डिस्काउंट हुआ है या जो भी लॉस इनकर्ड हुआ है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वो कंपनी राइट ऑफ कर सकती है ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट हमने बोला फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में अगर कोई कॉर्पोरेट फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रही होती है अपने इंप्लॉइज के लिए और वो कैपिटल नेचर का होता है, तो आप उसको भी राइट ऑफ कर सकते हो फॉर इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। जिस ईयर आपने इनकट करा है उसको आप डिवाइड बाय 5 कर दो, उस ईयर आप इतना क्लेम कर लो और जो भी बाकी का बैलेंसिंग अमाउंट बच जाता है वो आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक राइट ऑफ कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है बेटा जी, अब आज हमने 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर अप करी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज लायबिलिटी एंड सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एसेट, व्हिच इज द क्रक्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है बेटा जी, अब अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट होते हैं या कोई भी क्वेरी हो सकती है तो यू कैन कमेंट बिलो। आप कमेंट बिलो करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको कौन से टॉपिक पे मेरी वीडियोस चाहिए देन यू कैन प्लीज लेट मी नो। प्लीज
Do like, share, and subscribe. Take good care of yourself. Bye bye.